हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एजुकेशनल चैनल एडिट्यूब में। आज का हमारा टॉपिक ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में टेस्टिंग फॉर ऑप्टिमल कंडीशन है। टेस्टिंग फॉर ऑप्टिमल कंडीशन का ये सेकेंड वीडियो है। इसके पहले वाले वीडियो में हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं ये शुरू के कुछ स्टेप्स। सिर्फ एक स्टेप बाकी था जिसमें फॉर्मिंग लूप, जो ये लूप का फॉर्मिंग होता है उसको कब और किस टाइम करते हैं वो सीखेंगे। लेकिन कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए ये स्टेप्स भी हम लोग को पढ़ना ज़रूरी है। इसलिए आज के वीडियो में हम ये समझिए कि यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले हैं। कंप्लीट जो स्टेप है उसको भी देखेंगे लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ ऐसे है जिसमें जिसमें कि एक फैक्ट्री पी क्यू आर है एंड वेयर हाउस एक्स वाई जेड है, जिसमें डिमांड और सप्लाई दिया हुआ है। डिमांड एंड सप्लाई क्या है? बैलेंस है, क्योंकि 450 जो डिमांड समेशन ऑफ डिमांड क्या है 1150 एंड सप्लाई भी समेशन ऑफ सप्लाई 1150 है। इसलिए जो हम लोग का प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम इज बैलेंस्ड। अब चूंकि हम लोग का सबसे फर्स्ट में यही देखना होता है कि हम लोग का प्रॉब्लम बैलेंस है कि नहीं। अगर बैलेंस नहीं होता तो हम उसको बैलेंस करते हैं। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ऑलरेडी बैलेंस दिया हुआ है तो हम आगे देखते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले के स्टेप में क्या लिखा हुआ था वहाँ पे कि हमको इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालना होता है। अब उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन ऑलरेडी लिख चुके हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉस्ट डिफरेंस निकालेंगे। कॉस्ट डिफरेंस के लिए क्या होता है, हर एक रो के लिए कॉस्ट डिफरेंस एंड हर एक कॉलम के लिए कॉस्ट डिफरेंस निकलता है। अगर रो एक्स के लिए कॉस्ट डिफरेंस निकाले तो जो सबसे मिनिमम कॉस्ट होता है, जैसे यहाँ पे 10 है और उससे जस्ट बड़ा 20 है, इसका डिफरेंस निकालते हैं। तो 10 और 20 का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 10। तो यहाँ पे हम 10 कर दिए। उसके बाद फिर रो वाई के लिए निकाले तो यहाँ पे सबसे छोटा 40 है और उससे बड़ा 60 ही है, 60 है, यानी कि दोनों का डिफरेंस हो गया 20। एक सेकेंड एक सेकेंड, 240 है, 240 है। अगर मिनिमम नंबर इक्वल है, दो नंबर है, तो वो जीरो हो जाता है। 40 माइनस 40 यहाँ पे जीरो हो जाएगा। उसके बाद अगर यहाँ पे देखो तो 10 माइनस 16, क्योंकि सबसे छोटा 10 है और उससे बड़ा 16 है, तो दोनों का डिफरेंस 6 हो जाएगा। अब फिर कॉलम के लिए चेक करें तो कॉलम पी के लिए अगर देखें तो सबसे छोटा 10 है और उसके इक्वल 10 ही है, क्योंकि उससे छोटा तो कोई नंबर है नहीं है, सबसे मिनिमम 10 है, तो इसका डिफरेंस भी जीरो हो जाएगा। यहाँ पे सबसे छोटा 16 है और 20 है, उससे जस्ट बड़ा 20 है, तो इसका डिफरेंस 4 हो जाएगा। यहाँ पे 20 है और उससे जस्ट बड़ा 24 है, यानी कि 4। अब हम लोग कंपेयर करेंगे कि सबसे बड़ा कॉस्ट डिफरेंस कितना है। तो अगर सबसे बड़ा कॉस्ट डिफरेंस देखें तो यहाँ पे हम लोग का 10 आ रहा है। तो 10 के लिए हम एलोकेशन करेंगे तो 10 के रो में चेक करते हैं सबसे मिनिमम कॉस्ट कितना है, तो यहाँ पे 10 है। तो इस सेल के लिए अगर एलोकेशन करें तो सप्लाई एंड डिमांड में यहाँ पे कंपेयर करेंगे कि जो छोटा रहेगा उसी को यूज करेंगे। तो यहाँ पे अगर देखें तो इसके लिए सप्लाई 350 है एंड डिमांड 450 है। तो छोटा कितना है? 350। तो यहाँ पे एलोकेट करेंगे 350, इसको सबट्रैक्ट करेंगे, जीरो हो जाएगा। और 450 माइनस 350 करेंगे, ये बच जाएगा हम लोग का 100। फिर अब हम शुरू से, हाँ, पहले यहाँ जब जीरो आ जाता है तो इस रो या कॉलम को यूज नहीं करते हैं। जैसे कि ये एक रो है, इसमें हम लोग का सप्लाई जीरो आ गया, तो आगे के सॉल्यूशन में इसका यूज नहीं होगा। ठीक है। अब फिर हम कॉस्ट डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ पे अगर R1 में तो कोई सॉल्यूशन, यहाँ पे कोई कॉस्ट डिफरेंस भी नहीं निकलेगा, आगे के सॉल्यूशन में नहीं जाएगा। अब R2 में देखेंगे तो 40 और 40 है, तो यानी कि जीरो हो गया। यहाँ पे 10 और 16 के बीच का डिफरेंस 6 हो गया। अब यहाँ पे निकालेंगे 40 और 10 का डिफरेंस, क्योंकि सबसे छोटा 10 है और उससे जस्ट बड़ा 40 है, तो यहाँ पे 30 का डिफरेंस आ गया। फिर 16 और 16 छोटा है और उससे जस्ट बड़ा कितना है? ये हम लोग का 60, तो ये दोनों का डिफरेंस हो गया हम लोग का 44। यहाँ पे 24 है और उससे जस्ट बड़ा कितना है? 40 है, यानी कि 16 हो गया डिफरेंस। अब कंपेयर करें हम लोग का कॉस्ट डिफरेंस रो और कॉलम में, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा 44 है, यहाँ पे कितना है? 6 है। तो सबसे बड़ा अगर सब में देखें तो 44 ही है, तो हम इसके लिए एलोकेशन करेंगे।
तो 44 के अगर कॉलम में देखो तो यहाँ पे छोटा जो सबसे कम कॉस्ट है वो कितना है, 16 है। तो 16 के लिए हम एलोकेशन करेंगे। तो 16 में फिर हम देखेंगे कि डिमांड और सप्लाई में छोटा कौन है। तो यहाँ पे 500 डिमांड है और सप्लाई 400 है। तो जो छोटा है 400 उसी को यूज करेंगे। अब 400 माइनस 400 जीरो हो गया, और 500 माइनस 400 ये बच गया हम लोग का 100। अब जीरो हो गया तो इस रो को फिर हम आगे के लिए यूज नहीं करेंगे, क्योंकि इस सप्लाई में इसका सप्लाई क्या हो गया, जीरो हो गया। इस को अब काट देंगे। अब बचा एक ही रो है, लेकिन कॉलम 3 कॉलम में एक एक वैल्यू बचा हुआ है और एक रो में 3 वैल्यू बचा है। तब सबसे यहाँ पे अगर हम डिफरेंस निकाले तो 40 का तो डिफरेंस नहीं निकले। 40 से दूसरा कंपेयर करने के लिए कोई नंबर है नहीं कॉलम वाइज अगर देखे तो, लेकिन रो वाइज अगर देखे तो है, डिफरेंस होगा। तो सबसे छोटा है 40 और उससे जस्ट बड़ा कितना है, 40 है। तो यहाँ पे जीरो आ रहा है। ओके। तो सबसे एक छोटे कॉस्ट को हम ले लेंगे। तो अगर छोटा कॉस्ट देखें तो 40 यहाँ भी है, 40 यहाँ भी है, किसी एक 40 को हम एलोकेट कर लेंगे। तो हम शुरू के 40 को एलोकेट करते हैं। ऐसा नहीं है, हम इसको भी एलोकेट कर सकते हैं, लेकिन आगे हमको यहीं दिख रहा है इसलिए हम इसी का एलोकेशन करेंगे। तो इसमें हम कॉस्ट और सॉरी डिमांड और सप्लाई में अगर कंपेयर करें तो यहाँ पे डिमांड 100 है और सप्लाई 400 है। तो जो मिनिमम है उसी को लेंगे। तो 100 यानी कि ये हो गया जीरो, ये बच गया हम लोग का 300। अब चूंकि ये जीरो आ गया तो इसमें और कोई अनऑक्युपाइड सेल है नहीं। अनऑक्युपाइड सेल नहीं है क्योंकि ऑलरेडी एक अनऑक्युपाइड था तो पहले काट चुके हैं, लेकिन ये दोनों ऑक्युपाइड सेल है। तो इसको अभी कुछ नहीं करेंगे, बस आगे देखेंगे। अब जो मिनिमम कॉस्ट बचा है अब कितना है, 60 और 40 है। तो 60 और 40 में जो मिनिमम होता है उसके लिए एलोकेशन करेंगे। तो 40 के लिए एलोकेशन करते हैं। तो यहाँ पे 200 डिमांड है एंड सप्लाई 300 है। तो यहाँ पे जो मिनिमम है वो लिखेंगे 200। तो 200 का एलोकेशन होगा, ये बच गया जीरो, ये बच गया 100। अब लास्ट में जो कॉस्ट बचता है उसमें हम एक चीज़ देखेंगे कि यहाँ पे अगर सप्लाई और डिमांड इक्वल आ रहा है, इसका मतलब हम लोग का जो सॉल्यूशन है वो एकदम सही है। अगर इक्वल नहीं आ रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं हम लोग का गलत है। लेकिन यहाँ पे हम लोग का सॉल्यूशन क्या है, सही है, इसलिए हम लोग का डिमांड और सप्लाई यहाँ पे इक्वल आ रहा है। ओके। हमको ऐसे यहाँ पे कॉस्ट डिफरेंस थर्ड कॉलम का ज़रूरत नहीं था, लेकिन डोंट वरी लिख दिए हैं तो ओके। अब हम यहाँ पे क्या चेक करेंगे कि हम लोग का जो प्रॉब्लम है, ये सॉल्यूशन जो है इसका, ये हम लोग का सॉल्यूशन डिजेनरेसी है कि नहीं। तो उसके लिए क्या करते हैं, एक मेथड है m+n-1, जहाँ पे m क्या है, नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम n है। तो अगर नंबर ऑफ कॉलम हम लोग का नंबर ऑफ रो कितना था, XYZ यानी कि 3, प्लस वहाँ पे PQR था ये भी 3, -1 इज इक्वल टू 6 - 1 5, दैट इज इक्वल टू ऑक्युपाइड सेल। ऑक्युपाइड सेल हम लोग को कितना था यहाँ पे, ऑक्युपाइड सेल अगर आप देख सकते हैं, एक तो C11 था, C21, 22, 23 एंड C32, यानी कि 5 ऑक्युपाइड सेल है। तो हम लिख सकते हैं 5 दैट इज इक्वल टू ऑक्युपाइड सेल, therefore the solution is डीजेनरेसी में डी हमेशा छूट ही जाता है हमसे। सॉल्यूशन इज नॉन डिजेनरेसी। अगर डिजेनरेसी होता है, डिजेनरेसी कब होता है, अगर हम लोग का जो ऑक्युपाइड सेल एंड ये जो हम लोग का m+n-1 का वैल्यू आया इक्वल नहीं होता, तो हम लोग का वो सॉल्यूशन क्या होता है, सिर्फ डिजेनरेसी होता है। और डिजेनरेसी होता तो हमको सबसे मिनिमम कॉस्ट में एक इप्सिलॉन वैल्यू
जिस सेल में सबसे मिनिमम कॉस्ट होता है उसमें हमको एक एप्सिलॉन वैल्यू असाइन करना होता है। ओके, इसके लिए हम आपको एक ट्रांसपोर्टेशन का जो 7th वीडियो है उसमें हम बता चुके हैं एप्सिलॉन और नॉन डिजेनेसी डिजेनेसी, उसको आप एक बार देख लीजिएगा। अब यहाँ पे तो हम लोग को पता चल गया कि ठीक है हम लोग का प्रॉब्लम नॉन डिजेनेसी है। अब आगे क्या करते हैं, हम लोग को निकालना होता है यू आई एंड वी जे का वैल्यू। यहाँ पे हम कॉस्ट भी नहीं लिखे हैं, एक सेकंड टाइम नहीं लगेगा, तुरंत ही हो जाएगा। ओके, कहाँ कहाँ ऑक्युपाइड सेल है वो भी हम लिखना पड़ता है यहाँ पे। 350 इसमें था, उसके बाद 100 100 200। एंड 16 में अब यहाँ पे हम लोग को यू आई एंड वी जे का वैल्यू निकालना होता है। उसके लिए एक फॉर्मूला होता है हम लोग का, सी आई जे इज इक्वल टू आई के बदले यू आई प्लस भी के बदले या जे के बदले भी जे। ओके, अब सी आई जे क्या होता है, जैसे कि सेल 11 होता है ना, तो उसमें 11 का में 1 आई होता है एंड 1 जे होता है। जैसे यहाँ पे सी 12 है तो यहाँ पे आई 1 है एंड जे 2 है। तो इस अब इसमें क्या होता है, एक हम लोग को यू आई यानी कि यू 1 यू 2 यू 3 या भी 1 भी 2 भी 3 में एक को हमको जीरो लेना पड़ता है। अब जीरो किसको लेंगे, जिसमें सबसे ज़्यादा ऑक्युपाइड सेल होगा उसको हम क्या करेंगे, जीरो ले लेंगे। तो यहाँ पे सबसे ऑक्युपाइड सेल ज़्यादा किस में, सी सॉरी R2 में है, रो 2 में है। यहाँ पे तीनों का तीनों में ऑक्युपाइड सेल है, तो हम इसको क्या करेंगे, जीरो ले लेंगे। यहाँ पे लिख देते हैं लेट U2 इज इक्वल टू जीरो। ओके, अब इस फॉर्मूले से हमको U1 मतलब यू आई का कंप्लीट और बीजे का कंप्लीट वैल्यू निकालना होता है। अब यू अब उसमें भी एक कंडीशन है कि हम सिर्फ ऑक्युपाइड सेल के साथ निकाल सकते हैं। जैसे ऑक्युपाइड सेल इसमें कौन कौन है, 350 100 100 200, ये जो आया है ये ऑक्युपाइड सेल है। अब ऑक्युपाइड सेल से हम निकालेंगे, यहाँ जैसे जीरो हो गया ना, अब जहाँ पे जीरो है इसी इसमें देखे तो 3 ऑक्युपाइड सेल है, इसके हेल्प से निकालते हैं। अब C21 को अगर देखें, C21 इज इक्वल टू U2 हो गया और प्लस भी 1 हो गया। तो C21 कितना है, 40 है। यहाँ पे C21 का वैल्यू कितना है, 40 है। तो 40 इज इक्वल टू U2 कितना है, U2 जीरो है, प्लस भी 1 नहीं मालूम है। तो हम लोग का भी 1 कितना हो गया, 40 हो गया। तो अगर आप देखें यहाँ पे कंपेयर करें तो यहाँ पे भी 1 जो हम निकाले, भी 1 जो निकाले यहाँ पे हम कितना निकाले, 40। तो 40 माइनस जीरो करिएगा तब भी 40 आ रहा है। आप डायरेक्ट फार्मूला से निकाल सकते हैं, मतलब आप फार्मूला से भी निकाल सकते हैं या डायरेक्ट में निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे कॉस्ट पे जो वैल्यू दिया रहता है ना, उसमें से जो यू आई में कोई वैल्यू दिया रहा है या भीजे में, उससे उसमें से सब्ट्रैक्ट करके, लेकिन हाँ सीजे माइनस ही करना है, सीजे में से सबको घटाना है, जो भी आए सीजे में से घटाना है। अब यहाँ पे जैसे 60 माइनस जीरो करेंगे तो यहाँ पे 60 बच जाएगा, फिर 40 माइनस जीरो तो यहाँ पे 40 बच जाएगा। आप यहाँ पे भी कंपेयर कर सकते हैं, अगर फॉर्मूला से ही आपको सॉल्व करना है तो। जैसे हम इसके लिए निकाले अगर, तो C21/23 के लिए निकाल रहे हैं, C23 के लिए तो U2 हो जाएगा प्लस भी 3 हो जाएगा। C23 कितना है, 40 है हम लोग का, तो 40 इज इक्वल टू U2 कितना था, जीरो था, प्लस भी 3 हम लोग को नहीं मालूम है। तो आप देख रहे हैं भी 3 इक्वल टू कितना आ रहा है, 40 आ रहा है, तो वहीं 40 डायरेक्ट कर दिए। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो भी 2 हमको मालूम है और यहाँ पे ये कॉस्ट दिया हुआ है, दो दिया हुआ है, लेकिन U3 नहीं दिया हुआ है। तो इसके लिए अगर हम सॉल्यूशन करें तो 16 माइनस 60 करेंगे
तो 16 माइनस अगर 60 करें आप तो -44 हो जाएगा ये। ओके, अब -44 हो गया, अब बचा कौन है, लास्ट U1 बचा है। तो ये C11 से निकल जाएगा। C11 में कितना है, कॉस्ट है 10 है, 10 माइनस 40 कर देंगे, तो 10 माइनस 40 करेंगे तो -30 हो जाएगा ये। अब हम लोग का CJ के लिए आप फॉर्मूला देख लीजिए। अब इसमें आप वैल्यू पुट करके सब EY एंड VJ का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हमको नेक्स्ट क्या करना है, ये यहाँ पे लिख देते हैं कि ये जो है ओनली फॉर ऑक्युपाइड सेल और बेसिक सेल्स। ये जो फॉर्मूला है ना, CIJ इज इक्वल टू EY प्लस VJ, ये सिर्फ बेसिक सेल और ऑक्युपाइड सेल के हेल्प से ही EY एंड VJ का वैल्यू निकलेगा हम लोग का, यानी कि रो वैल्यू और कॉलम वैल्यू। ओके, अब नेक्स्ट हमको निकालना होता है ZIJ का वैल्यू। ZIJ इज इक्वल टू भी होता है UI प्लस VJ। ये लेकिन क्या, अब जैसे यहाँ पे ऑक्युपाइड सेल के लिए निकल रहा था, लेकिन यहाँ पे ये क्या निकलेगा, ओनली फॉर नॉन बेसिक सेल्स और ऑन ऑक्युपाइड सेल्स। अब इसके लिए हम आपको एक एग्जांपल करके दिखा देते हैं, बाकी डायरेक्ट करेंगे। और जैसे ZIJ, अब ZIJ किसके लिए निकाले, सबसे पहले यहाँ जो QX है इसके लिए, ये अनऑक्युपाइड है तो इसके लिए निकालते हैं। तो Z कितना है, ये 12 है, इज इक्वल टू, अब हम लोग का यहाँ पे इसलिए ZIJ बोल रहा है और अनऑक्युपाइड सेल बोल रहा है क्योंकि हम लोग ऑलरेडी ऑक्युपाइड सेल का यूज करके EY यानी कि रो कॉलम एंड सॉरी रो वैल्यू एंड कॉलम वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे हम निकाल चुके हैं, EY एंड VJ। इसलिए हम क्या करते हैं, नेक्स्ट हम अनऑक्युपाइड सेल के लिए सॉल्यूशन करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ पे Z12 में क्या है, ये हो जाएगा हम लोग का U1 प्लस V2। अब हम लोग को E1 और V2 का ऑलरेडी मालूम है, E1 कितना है -30 और V2 कितना है 60 है, प्लस 60, ठीक हो जाएगा हम लोगों का कितना 30। ओके, तो यहाँ पे ये हो जाएगा हम लोगों का कितना लिखे हैं 30। अब 30 अगर देखें तो यहाँ पे ये दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 30, यानी कि इसमें ये और इसमें ये दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है। अगर आप ऐसे भी जोड़े और घटाए, कुछ भी घटाना नहीं है, जोड़ना है, यहाँ पे ऑलरेडी जोड़ना ही है, तो यहाँ पे इसका कैलकुलेशन करने पे 30 आएगा। तो सेम हम क्या करेंगे, आगे सबके लिए करते जाएंगे। तो अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 40, इसके लिए अगर कैलकुलेशन करें RQ के लिए, तो यहाँ पे 40 और 30 का डिफरेंस कितना होगा, 10 हो जाएगा। फिर यहाँ पे ZP के लिए, PZ के लिए 40 और -44 है, तो 40 और -44 -4 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा हम लोग का 40 और -44 यानी कि -4, ये भी हो जाएगा। अब आगे हम लोग का ये तो मालूम हो गया। अब DIJ निकालना होता है। DIJ सबसे बेस्ट, सबसे सस्ता फॉर्मूला है ये। DIJ भी हमको नॉन बेसिक सेल एंड अनऑक्युपाइड सेल के लिए निकलता है, ठीक है। तो DIJ कैसे निकलता है, सी सॉरी ZIJ माइनस CIJ, कहीं कहीं आपको CIJ माइनस ZIJ फॉर्मूला दिया रहेगा, लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि एक ये कंडीशन दिया होगा कि कब हम लोग का जो सॉल्यूशन है ये ऑप्टिमल हो गया, तो उसके लिए दिया रहेगा DIJ इज मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लेकिन हम ऊपर में क्या लिखे थे, जो स्टेप्स था उसमें DIJ इज मस्ट बी स्मॉलर देन और इक्वल टू 0।
तो हमको ये इसके लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं। ये भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हमको क्या हो जाएगा, सी आई जे माइनस जेड जे, बाकी ऊपर जो भी है सबका सब सोल्यूशन सेम होता है। बस यहाँ पे डी आई जे निकालने के टाइम थोड़ा सा चेंज होता है। तो डी आई जे के लिए क्या फॉर्मूला होता है, जेड आई जे माइनस सी आई जे, जो कि सी आई जे क्या है, कॉस्ट है ऑलरेडी, जो कि हम लोग को बुक में दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया रहता है। और जेड आई जे जो अभी हम इसके पहले यहाँ पे फाइंड आउट के नॉन बेसिक सेल के लिए। अब उसके लिए अगर कैलकुलेशन करें तो जैसे अनऑक्युपाइड सेल ये शुरू में ही देखे तो 30 - 20, जेड आई जे कितना निकाले हम लोग, 30 - 20, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे करते हैं 30 - 20, डी कितना के लिए, 12 के लिए, 30 - 20 हो गया, ये कितना आ जाएगा हम लोग का 10, ये हो गया हम लोग का 10, फिर 10 - 20, तो ये हो गया -10, -4 -24, ये हो गया -28, ये -4 -10 -14, और कोई नॉन बेसिक सेल नहीं बचा है। लेकिन अगर कंडीशन देखें तो एक जो ये कंडीशन है, ये जो सेल है 12, ये फुलफिल नहीं कर रहा है, क्योंकि हम लोग को कंडीशन क्या चाहिए, हम लोग को कंडीशन क्या चाहिए होता है, डी आई जे मस्ट बी स्मॉलर देन इक्वल टू 0। यहाँ पे ठीक है, -14 नहीं है, 0 से छोटा है मानते हैं, ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है। यहाँ पे -28 है, ये भी फुलफिल कर रहा है, -10 है, ये भी फुलफिल कर रहा है। लेकिन एक जो सेल है ये फुलफिल नहीं कर रहा है। तो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि लूप का फॉर्मेशन होगा यहाँ पे। अब लूप का फॉर्मेशन कैसे होता है वो देख लीजिए। जहाँ पे हमको, जैसे यहाँ पे हम लोगों को, यहाँ ये जो सेल है ये कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको प्लस कर देंगे, जस्ट उसके साइड में माइनस करेंगे। अब यहाँ पे माइनस क्यों किए, क्या, क्योंकि इसमें हम लोग का जो है, यहाँ पे तो रिक्वायरमेंट है, प्लस कर रहे हैं हमको यहाँ पे। अम, जो ऑक्युपाइड सेल का ये जो वैल्यू है, ऑक्युपाइड वैल्यू, इसको इसमें रिक्वायरमेंट है, इसलिए इसको माइनस किए, सॉरी प्लस किए। यहाँ पे इसको माइनस किए, क्योंकि मे बी यहाँ पे ज़्यादा हो सकता है। और मतलब ऐसे घूमते जाएंगे, प्लस फिर माइनस, फिर यहाँ पे प्लस फिर माइनस। लेकिन घूमने के टाइम हम एक ध्यान रखेंगे, घूमने के टाइम हम एक ध्यान रखेंगे, एक सेकंड थोड़ा यही रहने देते हैं। घूमने के टाइम हम एक ध्यान रखेंगे, जहाँ पे ऑक्युपाइड सेल है वहीं से टर्न होगा। हम लोग का जो ये इससे ऐसे आया, ठीक है, यहाँ पे ऑक्युपाइड सेल, यहाँ से हम घूम गए, फिर यहाँ भी 100 का ऑक्युपाइड वैल्यू, मतलब ऑक्युपाइड सेल है, यहाँ भी हम घूम गए, और जहाँ से हम शुरू किए थे वहीं जाके मिल भी गए। ठीक है, यहाँ पे साइन देते हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या है, यहाँ पे ये जो सेल था ये हम लोग का कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा था, ठीक है, हम इसको प्लस कर दिए। उसके जस्ट साइड में यहाँ माइनस किए, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को ये जो सेल है हम लोग का ऑक्युपाइड सेल है। फिर यहाँ से टर्न किए और प्लस किए, क्योंकि ये भी ऑक्युपाइड सेल है। मतलब एक जो अनकंडीशनल सेल होता है, उसको छोड़ के जो 3 सेल है ना, ये तो 4 सेल से बनेगा ही, सबको मालूम होना चाहिए पहले ये, कि 4 सेल से जो लूप का फॉर्मेशन होता है 4 सेल से ही बनेगा। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक अनकंडीशनल सेल को छोड़ के बाकी तीनों सेल में हम लोग का जो है वो ऑक्युपाइड सेल होना चाहिए। ठीक है, अब आगे सॉल्यूशन करते हैं। अब यहाँ पे कितना हम लेंगे, जो ऑक्युपाइड वैल्यू है वो कितना लेंगे, ये भी सोचने वाली बात है। तो दोनों में कंपेयर करेंगे, एक सेकेंड। अब कंपेयर किस में करेंगे, जैसे इसके जस्ट साइड में 350 और 100, इसमें कंपेयर नहीं करना है, क्योंकि ये प्लस में है, इसमें तो और बढ़ाना पड़ेगा हमको। लेकिन इसमें कंपेयर इसलिए करेंगे क्योंकि ये दोनों माइनस में, यानी कि इसको घटा सकते हैं हम लोग। ठीक है,
इसलिए दोनों में कंपेयर करेंगे, जो मिनिमम होगा उसी का यूज करेंगे। ओके। अब नेक्स्ट, अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करें तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे हमको इस सेल में रिक्वायरमेंट है, क्योंकि यहाँ पे ये जो अनकंडीशनल सेल है, तो इसमें हम क्या करेंगे, कितना रखेंगे, ऑक्युपाइड वैल्यू 100 रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो दो ऑक्युपाइड वैल्यू है 350 और 100, इसमें मिनिमम 100 है तो 100 को रख दिए। अब यहाँ पे प्लस था तो 100 बढ़ा दिए, यहाँ पे माइनस है तो 100 को हम घटा देंगे। तो 350 माइनस 100 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 250। अब यहाँ पे फिर प्लस है 100, यहाँ 100 बढ़ा देंगे तो 100 में 100 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का 200। और यहाँ पे 100 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 0, तो इसके लिए नहीं लिखेंगे कुछ भी। अब यहाँ 40 वाले में 200 है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। देन यहाँ पे 16 में 400 है। आई थिंक लूप का फॉर्मेशन कैसे हुआ आपको क्लियर हो जाना चाहिए। और फिर हम लोग का जो ई वाई भीजे का वैल्यू था, हम फिर शुरू से कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे ये कॉलम में दो ऑक्युपाइड सेल है, इसमें भी दो ऑक्युपाइड सेल है, इसमें एक है तो इसको अभी रहने दीजिए। इसमें फिर दो ऑक्युपाइड सेल है इस रो में, इसमें दो ऑक्युपाइड सेल है। हम किसी एक में जीरो ले लेते हैं। हम लेट E1 में ही जीरो लेते हैं। लेट E1 इज इक्वल टू जीरो। अब इसके अनुसार बाकी सबका सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना होता है, यू आई एंड वी जे बाई यूजिंग जो ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ है, CIJ इज इक्वल टू EY प्लस VJ। ये सिर्फ हम लोग को ऑक्युपाइड सेल, ओनली विद ऑक्युपाइड सेल और बेसिक सेल्स। ओके। अब यहाँ पे CIJ ऑक्युपाइड सेल से देखें तो यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 20 है। कॉस्ट जो यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 20 है। तो CIJ कितना है, पहले हम C11 के लिए निकाले तो यहाँ पे C1 प्लस 11 है तो V1। तो C11 कितना है, 10 है। E1 0 है प्लस V1 नहीं है, तो V1 इजकल टू यहाँ पे कितना हो गया, 10 हो गया। तो इसी फॉर्मूला से हम क्या करते हैं, यहाँ पे V1 10 हो गया, फिर V2 भी 20 माइनस 0 20 हो गया। अभी ये तो अनऑक्युपाइड चले, इसको छोड़ते हैं। यहाँ पे ऑक्युपाइड चले 400, तो 400 माइनस 10 अगर करें तो 30 का डिफरेंस आएगा, तो हो जाएगा U2 30। अब सेम फार्मूला ये यूज करके यू आई भीजे का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब ये 30 हो गया, ये बचा, तो 16 माइनस 20 अगर करें तो -4 हो जाएगा ये। और यहाँ पे 40 माइनस 30 करें तो V3 हो जाएगा 10। अब हम लोग का फिर क्या करना पड़ेगा, ये तो सब निकल गया। अब हम लोग को ZIJ का वैल्यू फिर निकालना पड़ेगा। अब चूंकि ZIJ के लिए हम आपको क्या बताए, ZIJ के लिए भी होता है EY प्लस VJ। अब ZIJ क्या होता है, ओनली फॉर अनऑक्युपाइड और नॉन बेसिक सेल के हेल्प से निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पे ZIJ पहले देखते हैं कि ZIJ ये 13 जो है इसके लिए सॉल्यूशन करते हैं। तो Z13 इज इक्वल टू U1 प्लस भी कितना है, 3 है, 3। तो E1 कितना है हम लोग का, 0 है, और V3 कितना है, 10 है। तो हम लोग का Z13 कितना है, 10 आया। तो यहाँ पे हम 10 कर देते हैं।
उसके बाद सेम फार्मूला से अगर आप फाइंड आउट करें तो यहाँ पे 30 + 20, अगर तो ये हो जाएगा 50। फिर इसके लिए अगर आप करें तो 10 - 4, तो दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? डिफरेंस तो ऐसे करना नहीं है, जोड़ने पे कितना आएगा? 6 आएगा ये। और 10 - 4 को जोड़ने पे आएगा 6 ही आएगा। अब हमको क्या करना है, नॉन बेसिक सेल के लिए एक और चीज़ निकालना होता है, डी आई जे, क्योंकि डी आई जे की हेल्प से हम लोग को डिसीजन लेना होता है। तो डी आई जे मस्ट बी स्मॉलर देन और इक्वल टू 0, ये भी हम लोगों को, अब इसके लिए ये तो कंडीशन हो गया, लेकिन डी आई जे के लिए क्या होता है, डी आई जे इज इक्वल टू जेड आई जे माइनस सी आई जे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 - 20 यानी कि -10। फिर यहाँ 50 - 60 -10, 6 - 10 -4, 6 - 24 है, तो हो जाएगा -18। अब यहाँ पे अगर आप चेक करें तो कंडीशन क्या था हम लोग का, डी आई जे मस्ट बी स्मॉलर देन और इक्वल टू 0। यहाँ पे डी आई जे का जो वैल्यू है मैं रेड पेन से यहाँ पे लिखा हूँ, -10 है, -10 -4 -18, ये सब 0 से छोटा है कि नहीं? तो हम लोग का यहाँ पे कंडीशन फुलफिल हो रहा है कि नहीं? यहाँ पे कंडीशन फुलफिल हो रहा है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डिसीजन लिखेंगे, सिंस द ऑल डी आई जेज आर, डायरेक्ट हम जो कंडीशन में लिखे हैं, डी आई जे इज स्मॉलर देन इक्वल टू 0, therefore the optimal solution obtained। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, z का वैल्यू निकाल देंगे लास्ट में, z इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग को ऐसा नहीं है डी आई जे, हम सिर्फ ये जो डी आई जे था, जेड आई जे था, और बाकी यहाँ पे सी आई जे, यू आई भी जे, फिर यहाँ पे और कुछ खास नया कुछ नहीं है। ये सब डिटरमाइन के सिर्फ ये चेक करने के लिए हम लोग का जो सॉल्यूशन है वो ऑप्टिमल है कि नहीं। लेकिन हम लोग का जो जेड का वैल्यू निकलेगा बस शुरू वाला, जैसे हम इनिशियल बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन निकाल रहे थे वैसे ही निकलेगा। लेकिन यहाँ पे जो लास्ट टेबल में जितना, जिसमें जितना ऑक्युपाइड सेल होता है उसी के थ्रू निकालते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखते हैं कितना है, 10 × 250 प्लस 20 × 100, 10 × 250 प्लस 20 × 100, जितना भी ऑक्युपाइड सेल है उसको हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। यहाँ पे फिर हो जाएगा 40 200 और 40 200, 40 × 200 प्लस 40 × 200। उसके बाद लास्ट में कितना था, 100 250 20 100 40 200 40 200 16 400, 3 2 5 सेल आ गया, ठीक है। अब सबको मल्टीप्लाई करके हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 8000 प्लस 8000 6400, इसको जोड़ने पे हो जाएगा हम लोग का ₹26,900। यहाँ पे हम लोग का जेड का वैल्यू निकल गया। इस प्रॉब्लम में क्या था कि फर्स्ट टाइम हम लोग का जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑप्टेन नहीं हुआ, जो हम लोग का डी आई जे था यहाँ पे, इसका कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ, इसलिए हम लोग को लूप का क्रिएशन करना पड़ा, लूप का फॉर्मेशन करना पड़ा।
एंड देन सेकेंड स्टेप में फाइनली हम लोग का जो सॉल्यूशन था, ऑप्टिमल सॉल्यूशन, वो ऑब्टेन हो गया। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा ये टॉपिक भी। नेक्स्ट टॉपिक में अगर आपको बोले कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए प्रॉब्लम दे तो वो कैसे डिटरमाइन करेंगे, एंड अनबैलेंस अगर प्रॉब्लम है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो बनाने वाले हैं। ओके, थैंक यू।